कुत्ते की दुम बना के रखा है। जानती हो कौन है वो? आज जो तुम्हारे पैरों के नीचे धूल साफ कर रहा है, कल तुम्हारे आसमान का मालिक था। जिसे तुमने नौकर समझा है, वो देश के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बड़े बड़े फैसले करता है। उसके पास पैसा ही नहीं, इज्जत, ताकत और एक ऐसी पहचान है जिसे दुनिया सलाम करती है। अरे उसके सामने तो बड़े बड़े मंत्री, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी अपना सर झुकाते हैं। और तुम सबने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। तुम सबका बाप है वो, बाप। यस मॉम। अवनी, गौतम आज सुबह से फिर से गायब है और फिर से फोन भी नहीं उठा रहा है। व्हाट? ओके, मैं अभी घर आती हूँ। ओके। हाँ जल्दी। मॉम वो ब्लैंक पोस्ट कार्ड कहाँ पर है? पता नहीं, होगा उस अनपढ़ गंवार के कमरे में। ओके। अवनी जल्दी से गौतम के रूम में गई। वहाँ उसने उन पोस्ट कार्ड्स को उलट पुलट कर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। कोई ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स के जरिए गौतम को कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? क्या गौतम इसी सिलसिले में घर से बार बार गायब हो रहा है? हाँ कबीर। हेलो अवनी, तुम्हारा ये अनपढ़ हस्बैंड बड़ा काम का चीज है। नहीं, सुबह मेरा ड्राइवर नहीं आया था तो मैंने कहा कि मेरी कार ऑफिस तक ड्राइव करके पहुंचा दूं, तो खुद ड्राइवर बन गया। चलिए ड्राइवर साहब। थोड़ी देर बाद गौतम घर पहुंचा तो उसके साथ कबीर भी वहां आया था। अवनी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अवनी, तुम्हारे दादाजी को ये भिखारी ही मिला था। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों का सारा कीमती सामान लेके एक दिन ये भाग गया। ये गौतम कभी किसी को पलट कर जवाब क्यों नहीं देता? नल्ला पति है मेरा, क्या कबीर की बात सच हो सकती थी? मैं जरा कपड़े धो लेता हूँ। घर जमाई भागा करोड़पति बीवी के जेवर और कीमती सामान लेकर। जी हाँ, जोधपुर के अमीरों की बेटियों के साथ शादी कर उन्हें फंसाने वाला गैंग सकरिया। इस गैंग के लड़के भोले भाले बनकर घर जमाई बनते हैं, फिर सब कुछ लूट कर गायब हो जाते हैं। सॉरी। गौतम। मगर गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। अवनी और घबरा गई और उठकर गौतम को किचन, बाथरूम, कुत्तों के रूम, हर जगह ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं दिखा। गौतम! मॉम गौतम कहाँ है? अभी तो यही था, खिड़की के पीछे से टीवी देख रहा था। पता है, आज भी पूरा दिन गायब था, एक काम नहीं किया काम चोर ने। अपनी मम्मी की बात सुनकर अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। गॉड, मॉम, मतलब उससे वो न्यूज़ सुन ली है। वो हमारी कार्ड, हमारी ज्वेलरी सब कुछ लेकर तो गया होगा। तुमने रूम में चेक किया? उसकी माँ कुछ पूछती उससे पहले ही अवनी गौतम के रूम की तरफ भागी। कबीर भी उसके साथ वहाँ चला गया। ओह माय गॉड, कबीर, मैंने गौतम का बैग नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे गौतम का बैग रखा था। गौतम के पास एक छोटा सा बैग ही था जिसमें वो अपने कपड़े रखता। वो बैग वहाँ से गायब था और वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। मीरा, पीछा मत करना, जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। गौतम, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अरे वो आपका जो वांटेड गैंग का बंदा है ना, हाँ, वो अभी अग्रवाल मैंशन से कुछ सामान चुरा के भागा है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आप सर्च पार्टी भेजिए, ठीक है? अवनी कार लेके रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी ही दूर उसे गौतम दिखता है। चोर कहाँ जा रहा है? हाँ, बैग निकाल। कबीर गौतम को धक्का देता है और बैग छीन लेता है और बैग खोलकर देखता है। उसमें एक महंगा आईफोन था और एक ऐसे बैंक का VIP कार्ड था जहां सिर्फ अमीरों के अकाउंट होते थे।
उस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था। साथ ही उसमें बहुत सारे वैसे ही ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स थे जिन पर गौतम का नाम लिखा था। इतने सारे ब्लैंक पोस्ट कार्ड्स कहाँ से आए? क्या मतलब है इसका? और ये बोलो गौतम, किसने दिया तुम्हें वो वीआईपी कार्ड? कहाँ से लाए तुम? बोलो। और हमारे घर से चुराया सामान कहाँ रखा है? तब तक पुलिस की सर्च वैन वहाँ आ जाती है। धर लिया रे स्टोर ने। चोर? मैंने किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, यही इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम पे चक्कर लगा रहा था, इसीने चोरी की है। दादी सा का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल भिगे डंडे हैं, तुझसे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर, गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार के आत्महत्या कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना। अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। क्या? अच्छा, तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई। अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। नावे से अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। व्हाट? ये चोरी भी करने लगा? इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहाँ जो परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये अग्रवाल फैमिली का आवारा सा घर जमाई है। सर, ये मित्तल सेठ की दुकान से हीरे का नेकलेस चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और तो और इसकी बीवी ने भी इसे छुड़ाने से मना कर दिया है। Shut up! चोर बेटा, अब तुम्हारा सस्पेंशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा। अरे जानते भी हो तुम ये किसको लेकर आए हो यहाँ पर? अरे अगर ये चाहे तो उस जैसे 10 ज्वेलरी शॉप खरीद कर मुझे वहां गार्ड बनाकर बिठा दें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझसे भूल हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सर रुको, मुझे क्षमा करिए। आइए मैं आपको अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। हुकुम। आपको भी मेरा ये राज भूलना होगा। मेरे इस राज के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी बीवी को। हुकुम। गौतम के इतना कहते ही पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मच चुका था। लेकिन एक सवाल, क्या सच में गौतम कोई चोर था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था?
और क्यों कमिश्नर ने उसे हुक्म कह के बुलाया। आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा के रख देगा। गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहाँ रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी साहब गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट खाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। ठीक, पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। अरे दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जान का बता लिया मुझसे। मुझे जैसे करोड़पति की लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले अभी? खड़ी क्यों, जाओ। थैंक यू बेटा। और तभी उस पार्टी में चार चांद लगाने आई अवनी की कजिन शनाया। एक्सपेंसिव ब्लैक ड्रेस पहने, हाथ में गोल्डन गिफ्ट लिए। जैसे ही उसने एंट्री ली, पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई। सबके बीच से गुजरती हुई वो सीधा दादी साहब की तरफ बढ़ गई। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत थी गिफ्ट लाने की? दादी क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो देखना पड़ेगा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपने 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग हो। समझदार और स्मार्ट, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना शनाया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। तू इस पार्टी को खराब करने आया, खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती। किसी ने सनाया जी को ठग लिया है। अब किसी ने सनाया जी को ठगा है या फिर वो खुद बड़ा चढ़ा के इसके पैसे बता रही हैं, तो शनाया जी ही जाने। सनाया जी, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अरे मिस्टर पारेख, मैं ही बता देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले? तो क्या गिफ्ट लेके आया डिठल्ले, वो बता। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से, बल्कि अभी से, मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूँ। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, तब बात करेंगे।
अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। गौतम, अरे गौतम को रोको कोई, गौतम को रोको कोई। अवनी के लिए दिल में प्यार था, इसलिए गौतम ने उसे माफ कर दिया। लेकिन बाकी परिवार और दादी सा के लिए उसके दिल में गुस्से की चिंगारी अभी भी जल रही थी। अगले ही दिन अपने जख्मों को मुस्कान के पीछे छुपाए और अपनी खटारा साइकिल उठाकर गौतम अवनी के दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चला गया। प्लेन लैंड करे 20 मिनट हो चुके थे। अवनी के दो दोस्त एयरपोर्ट पर गौतम का वेट कर रहे थे। यार रिया, क्या हुआ तेरे उस फ्रेंड के पति का? देखना अभी तक आया नहीं। आई नो, आता ही होगा। यू नो मेरी फ्रेंड है ना अपनी, वो बहुत अमीर है। 12 to 15 तो उसके पास कार्स है, चूज ही नहीं कर पा रही होगी कि आज कौन सी लेके जाए। तभी वहाँ खुद अवनी कैब से आ पहुंची। Hi, how are you? Good, and I'm so sorry I'm late. Gautam, एक मिनट, I'll just call him. हेलो गौतम, कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ मुझसे पहले होना था ना? बस अपनी में आ ही गया। और क्या हुआ, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? हाँ पहुँच रहा हूँ। जल्दी आओ। He is just coming. अभी आ रहा है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। गौतम को देख रिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान साइकिल पर किसी को लेने एयरपोर्ट कैसे आ सकता है, और अवनी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। छी अवनी, तेरा ये भिखारी पति अभी तक भिख मंगा है, हमें एयरपोर्ट पे लेने अपनी खटारा साइकिल पे आ गया। छी, ये अवनी का पति है? मुझे तो लगा कोई भिखारी है। ये साइकिल वही थी जिससे गौतम दूल्हा बनकर अपने ससुराल में आया था, और जिसे देख सब हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। अवनी की कजन शनाया ने तो उसका बड़ा मजाक बनाया था। वाह, क्या बात है दीदी, तुम्हारा दूल्हा तो कमाल का है। दूसरों के दूल्हे कार से, हेलीकॉप्टर से एंट्री लेते हैं, तुम्हारा वाला तो मस्त साइकिल से आया है। अवनी, अभी भी समय है, भाग जा इस शादी से, वरना आज तो तेरी फैमिली तुझ पे हंस रही है। कल को ये पूरा शहर इस बात का मजाक उड़ाएगा कि इतनी खूबसूरत और करोड़पति पत्नी का पति एक भीख मंगा है। तुमने क्या कसम खा रखी है गौतम कि सबके सामने मेरी नाक कटाओगे? मेरी करोड़पति फ्रेंड्स को एयरपोर्ट पे लेने के लिए साइकिल से आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, घर से गाड़ी लेकर आना तुम। अवनी, जब मैं घर गया ना तो एक गाड़ी खड़ी थी, और जब मैं चाबी लेने गया तो बड़े वाले नौकर ने बोला कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो मैं क्या करता? God, I can't with you, गौतम। You know, तुम वो घंटा हो जैसे कोई भी बजा के चला जाता है। घंटा? घर के जमाई होने के बाद भी घर के नौकर तुम्हें डांट लगा के चले जाते हैं। You know why? क्योंकि तुम एक फटेहाल भिखारी हो। अरे गाड़ी नहीं थी तो कैब से आ जाते ना। पैसे नहीं थे मेरे पास, सिर्फ 75 रुपए थे। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ आके तुमसे पैसे ले लूंगा। You know what? थोड़े पैसे मुझसे ले लो और जाके जहर लेकर आ जाओ। तुम जैसे भिखमंगे पति होने से बेटर है कि मैं मर जाऊं। You know what? अभी हम शहर के सबसे बड़े होटल उमेद भवन जा रहे हैं। तुम वो सामान गाड़ी में रखोगे और फिर अपनी साइकिल से पीछे पीछे आओगे और वहां रूम में सामान रखवाओगे। यही तुम्हारी सजा है। अवनी की सहेलियों की हंसी और तानों के बीच गौतम ने बिना कुछ कहे सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और चुपचाप सिर झुकाए अवनी के सामने जाकर रुक गया। और तुम अपनी खटारा साइकिल लेकर हमारे पीछे पीछे आओ। अवनी की फ्रेंड रिया और उसकी फ्रेंड्स उस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। उसे देख होटल का मैनेजर पूरे अदब के साथ बोला, खम्मा खड़ी मैडम, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए आज के डे। एक मिनट मैडम। आई एम सॉरी मैडम, दरअसल खुद सीएम साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं, तो हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है। क्या?
मैं आपको 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ। आप प्लीज एक कमरा अरेंज करके दीजिए। सिर्फ आज नहीं, अगले 3 दिनों तक हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, क्योंकि सीएम साहब अगले 3 दिनों तक यहाँ पर रुके हुए हैं। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? देखिए आप कुछ भी करिए और मेरे फ्रेंड्स को एक कमरा अरेंज करके दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, जब तक सीएम साहब यहाँ पर रुके हुए हैं मैं आपका रूम अरेंज नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप किसी दूसरे होटल में मैनेज कर लीजिए। क्या याद दिया? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी अवनी के बारे में कि इस शहर के सबसे बड़े खानदान से है, और ये क्या, एक रूम तक अरेंज नहीं कर पाई। हाँ यार अवनी, मुझे सच में लगा था तू है तो सब सही होगा, लेकिन ये क्या? आई एम सॉरी गाइज, ट्रस्ट मी, अगर ये सीएम का इशू नहीं होता ना तो हम इसी होटल में रुकते। यू नो पास में एक टेन है, वेल इस होटल जैसा तो नहीं है पर वो भी काफी अच्छा है। लेट्स गो देयर प्लीज, लेट्स गो। वो कुछ कदम आगे चले ही थे कि गौतम वहां आ पहुंचा। सॉरी, देर हो गई, सॉरी, बहुत लंबी चढ़ान आ गई थी। तुम लोग अभी तक चेक इन नहीं किया? क्या बस सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे होगा? मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारी शक्ल देखकर जो होती है, जब से तुम आए हो ना कुछ सही नहीं है। काश तुम्हारी जगह इस मैनेजर से शादी कर ली होती तो आज कुछ जुगाड़ हो जाता। अरे सर, सर आप यहाँ? सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में? सर हम धन्य हो गए सर, सर हमारा सौभाग्य सर कि आप सर यहाँ पर आए। सर अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको अपने होटल का सबसे लग्जरियस रूम बुक कर देता हूँ। ये क्या बकवास है? हमारे लिए आपके पास अगले 3 दिन तक कोई कमरा नहीं है, और इस भिखारी के लिए स्पेशल रूम? हाउ? क्या कहा आपने? भिखारी? लगता है सर के बारे में आपको मालूम नहीं है। गौतम साहब, और इससे पहले कि वो मैनेजर आगे कुछ कहता कि अंदर खबर फैल गई। जैसे ही अंदर खबर फैली कि गौतम उमेद भवन में आया है, अंदर से राज्य के सीएम गौतम सर अपने सभी नेताओं के साथ बाहर आए, और फिर जो हुआ उसे देखकर तो अवनी, रिया और उसकी सहेलियां लगभग बेहोश हो गईं। गौतम सर कैसे हैं सर आप? सर तो आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। सब सच कह रहे थे, आज मेरा और मेरी पार्टी का लकी डे है सर। इलेक्शन आ रहे हैं सर, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा सर। पूरे राज्य में सब एक ही बात कहते हैं सर, जिसके सर पर गौतम जी का हाथ है उसी की सरकार, उसी का विकास है। बस गौतम सर आपसे सहयोग की आवश्यकता है। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम समझ रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम सर हाथ क्यों मिला रहे थे। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा तो करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। जवाई जी हमें माफ कर दो। ओ दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर? दिखाओ जरा, 1 मिनट। जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गईं। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और लीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? सब लोग हैरान होकर अवनी की तरफ देख रहे थे। उसके हाथ में एक बेहद सुंदर हीरो का जगमगाता नेकलेस था।
किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इतना कीमती नेकलेस गौतम जैसे निठल्ले ने गिफ्ट किया था। तभी वहां नील और शनाया भी आ पहुंचे। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। शनाया को गायत्री देवी का ये बदला रुख देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक अवनी ने गौतम से पूछा, गौतम सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? इससे पहले कि आगे कोई और सवाल जवाब कर पाता, गायत्री देवी गुस्से में बोली, बस इस तरह बाहर तमाशा करना सही नहीं है, बाकी बातें घर पर होंगी। गायत्री देवी को भी अब पछतावा हो रहा था कि बिना सोचे समझे वो ये मान बैठी कि गौतम जैसा निठल्ला इतना कीमती हार गिफ्ट कर सकता है। उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। इधर गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने मौका देखते ही मुंशी जी को अग्रवाल मैंशन पहुंचने का मैसेज कर दिया। घर आते ही अवनी गुस्से में चिल्लाई, गौतम बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही, आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने ये कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं... प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूँ, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए, हम लोग दरअसल... हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस... साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि ये नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस... अगर मेरे हुक्म ने यहाँ आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस
छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा, लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे। क्योंकि हमारे छोटे हुक्म आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है, और ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहाँ भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गई। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुक्म? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद इसी सच्चाई से उसका सामना होने वाला था। अवनी को इस बात का ख्याल आते ही मुंशी जी को रोकने के लिए वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन बिना आपके हुक्म के बारे में जाने मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। मुंशी जी वहां से जा चुके थे। अब सभी लोगों की नजर अवनी और गौतम पर टिकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था। उसी वक्त गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अवनी, मैंने कहा था कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। गौतम की आवाज सुनते ही अवनी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही थी। गायत्री देवी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके दिमाग में पैसों का भूत बढ़ता जा रहा था, और अब तो अवनी जैसा बहुत बड़ा बैंक उसके सामने था, जिस पर जोधपुर का शाही परिवार दिल लुटा बैठा था। ये बात सोचते ही उसके दिल में अवनी के लिए अपना नजरिया चेंज हो गया, और उन्होंने प्यार से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुमने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम इतने बड़े परिवार को जानती हो, और तो और दादी सा आपको गलतफहमी हुई है। मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है। बस अब कितना छुपाओगी? सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा तुम्हें डांटा। बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह अपनी दादी सा से कुछ छुपाओ तो मत। अचानक गायत्री देवी का बदला हुआ रूप देखकर शनाया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वहीं गीता और अनिल हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक ही झटके में पार्टी में आए हुए लोगों की नजरों में अवनी के लिए इज्जत बढ़ गई, और गीता ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गीता आगे कुछ बोलती, अवनी ने कहा, दादी सा, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं... ठीक है अवनी बेटा, अब अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मासा, अब अवनी की उम्र ही क्या है, और ऊपर से मेरी बेटी मेरी तरह ही इतनी ब्यूटीफुल भी है। हो सकता है अवनी ने जोधपुर के छोटे हुकुम को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी नजर तो मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। ये बात कहते हुए गीता गायत्री देवी को देखने लगी। अवनी बेटा देख, तकदीर खुद तेरे पास आई है, इसीलिए आज मेरी बात को मत टालना। तो प्लीज इस गौतम को डिवोर्स दे दे, और जोधपुर के छोटे हुकुम, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने कोई ढंग की बात की है। मेरा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस गौतम को तलाक दो। वैसे भी जब से तुम्हारी इससे शादी हुई है तब से... गायत्री देवी गौतम के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अवनी अब गौतम के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। वो अगले ही पल गौतम और गायत्री देवी के बीच आकर खड़ी हो गई। बस दादी सा, इस बार गौतम की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं, और मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। अवनी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखकर गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। परिवार में आज तक किसी ने भी गायत्री देवी की बात काटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम जैसी बित्ते भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात बीच में काटी। मैंने सोचा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो अकल बची होगी,
लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल खाली है। अरे जब अपने पति की इतनी ही पड़ी है तो फिर शादी के बाद अपने पीछे आशिक क्यों लगा रखे हैं? बाहर चक्कर चलाने से पहले कम से कम अपने पीछे लगे नाम का तो ख्याल कर लेती। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहती। एक के बाद एक गायत्री देवी ने बंदूक की गोली की तरह कड़वी बातें बरसाना शुरू कर दिया। अवनी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। साथ ही अनिल और गीता को भी इन बातों से बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अनिल ने उसी वक्त आगे आकर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। मासा, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही अखरते हैं तो हमें यहां होना ही नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए अनिल और गीता अवनी को लेकर वहां से निकल गए। गौतम भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर गायत्री देवी की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया, बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था। अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर
घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। गीता ने अंदर कदम रखते ही गौतम के ऊपर एक खड़ूस सास की तरह ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है, मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है। गौतम, बस बहुत हुआ। बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरें। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता। मॉम डैड, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ वहाँ बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की। कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे। उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा, इसीलिए यहीं घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वह सारी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं, उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहाँ से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है। जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने की ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे? ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि अवतार ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। भले ही दादी सा ने अवनी के परिवार को घर से अलग किया था, पर अवनी अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें वापस अपनाएगी। अवनी को अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर अवतार ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। पर अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था
कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी सा, मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहाँ बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नील बैठा था, जिसकी आंखों में अब तक बदले की आग भड़क रही थी। अवनी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने उस सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी। गौतम से और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। गौतम अवनी को ढूंढने जाने ही वाला होता है कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। गीता हॉल में ही बैठकर टीवी देख रही थी। गौतम ने किचन से बाहर निकलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो वो भौचक्का रह गया। सामने अवनी खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। इससे पहले कि गौतम कुछ पूछता, अवनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अवनी का इस तरह वहां से चले जाना गौतम को समझ नहीं आया। उसने एक नजर गीता को देखा, लेकिन गीता की आंखें टीवी में चल रहे प्रोग्राम पर थीं। गौतम अगले ही पल अवनी के पीछे चला गया। रूम में जाते ही उसने देखा अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। गौतम की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो हिम्मत करके अवनी के पास चला गया। अवनी, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? उस नील ने कुछ किया क्या? गौतम प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर गौतम दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? तुम्हारा डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात सुनते ही अवनी की आंख से आंसू गिरकर उसके गालों पर आ गए। हाँ, मैं फेल हो गई गौतम। इम्पॉसिबल, तुम फेल हो ही नहीं सकती। तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट था। तुम्हें क्या पता परफेक्ट डिजाइन क्या होता है? सॉरी गौतम, आई नो तुम सिर्फ मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मेरी डिजाइन सिलेक्ट नहीं हुई, जितना दुख इस बात का है कि दादी ने नील का डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। क्या दादी सा ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे डिजाइन से मुकाबला वो नील कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी डिजाइन सच में बेस्ट थी। अब क्या फर्क पड़ता है मेरा डिजाइन कैसा था, कितना अच्छा था? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, आखिर दादी सा तुम्हें और नील को कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं? I mean, वो कहाँ और कहाँ तुम? अपनी इन सबके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी सा ने नील का डिजाइन दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक बार डिजाइन अवतार में सबमिट होके सिलेक्ट हो जाए तभी वो हम सबको डिजाइन दिखाएंगे, ताकि वो डिजाइन लीक ना हो। आज नहीं तो कल लोगों को सच तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि दादी सा को डिजाइन सबके सामने लाना तो पड़ेगा ही। ज्यादा दिन तक वो छुपा कर तो नहीं रख सकती। ये बात सुनकर अवनी आगे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन गौतम की आंखों में आग भड़क चुकी थी। वो अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करने वाला था। उसे पक्का यकीन था
कि गायत्री देवी ने जानबूझ के अवनी के साथ पिछले दिनों का बदला लिया है। और गौतम का शक सही साबित होता है जब अग्रवाल ग्रुप में दादी सा नील को डिजाइन अवतार ग्रुप में सबमिट करने के लिए देती हैं। और नील डिजाइन को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसका बनाया हुआ डिजाइन नहीं है बल्कि अवनी का डिजाइन है। दादी सा, इसका मतलब आपने अवनी का डिजाइन मेरे नाम से रिप्रेजेंट किया है? हाँ, ये डिजाइन अवनी का ही है, लेकिन वो मेरी कंपनी में डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे भी उसने और उसके पति ने मिलकर हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ मल रखा है। अब मैं परिवार का नाम इससे ज्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम अग्रवाल परिवार का होने वाला कल हो और तुम ये ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है दादी, लेकिन अवनी को इस बात का पता चल गया तो क्या उसका पति कौन सा कोई राजकुमार है कि वो हमसे पंगा लेगा? घर से निकाल ही चुकी हूँ। ज्यादा नाटक किया उसने तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। शनाया की सगाई के दिन उसके बेकार पति के लिए मेरी इंसल्ट हुई थी ना। अब देखो क्या क्या होता है उन दोनों के साथ। एक तरफ गायत्री देवी अवनी से बदला लेने का पहला कदम बढ़ा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ गौतम अवनी को दुखी नहीं देख पा रहा था। वो मान ही नहीं सकता था कि नील जैसा अय्याश आदमी जिसे सिर्फ पार्टी करने का शौक है, वो अपने दिन रात डिजाइन बनाने में लगाएगा। और गौतम को यह भी पता था कि गायत्री देवी कितनी एम्बिशियस है। वो अवनी को नीचा जरूर दिखाना चाहती थी, पर वो उसके लिए अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट खोने का रिस्क नहीं लेने वाली थी। तो फिर अवनी के डिजाइन से बेटर डिजाइन उसे कहां से मिला होगा? गौतम मुंशी जी को कॉल लगाकर उनसे फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या नील या गायत्री देवी ने किसी इंटरनेशनल डिजाइनर का काम चुराया है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था कि राजस्थान में क्या इंडिया में भी कोई भी अवनी के इस डिजाइन को बीट नहीं कर सकता था। देखते ही देखते दिन निकल गया। अवनी अनिल और गीता से ऑफिस में क्या हुआ छुपाती है और गौतम से भी कहती है कि इस बारे में वो उनसे कुछ न कहे। अवनी ऑफिस के लिए निकली और अभी भी उसकी आंखों में वही मायूसी छाई हुई थी। गौतम अवनी के साथ ऑफिस जाना चाहता था। वो उसे उदास अकेले में नहीं छोड़ना चाहता था, पर गीता को लगता है कि गौतम घर के कामकाज में कामचोरी करना चाहता है और तब वो पैर दर्द का बहाना बनाती है और गौतम से अपने पैर दबवाती है। वो गौतम को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती कि वो मुंशी जी या अभिनव से ये पता कराए कि अग्रवाल ग्रुप में क्या हो रहा है। बार बार उसके दिमाग में अवनी का वो मायूस चेहरा आता रहता है, पर वो जितने भी बहाने बनाए गीता उससे कोई ना कोई काम कराती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी ने अभिनव गुप्ता के पास अवनी का डिजाइन भेज दिया, जिस पर अब नील का नाम लिखा था। अभिनव ने एक ही नजर में आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया। पूरी कंपनी में खुशी का माहौल छाया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शनाया और नील को थी, क्योंकि नील अब कंपनी का डिजाइन डायरेक्टर बन चुका था। वहीं अवनी को कंपनी में आते ही कुछ अलग सा फील होने लगा। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछती, शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर बोली, जाओ जाकर नील का कैबिन साफ करो, वो आता ही होगा। मैं उसका कैबिन साफ क्यों करूं? मैं यहाँ उसका काम करने नहीं आती, कंपनी का काम करने आती हूँ। शनाया उससे मुस्कुराकर बोली, तुम अब मेरे भाई I mean, डिजाइन डायरेक्टर के अंदर ही काम करने वाली हो और उसने तुम्हारी ड्यूटीज चेंज करवा दी हैं। तुम्हारे पास कोई कैबिन नहीं है, जाओ जाकर ऑफिस साफ करो। इम्पॉसिबल नील, ये नहीं। शनाया तुरंत बोली, चुप, अब नील तुम्हारा बॉस है, इसलिए नील सर कहने की आदत डाल लो। नील का सोचना है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात सुनते ही अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कहाँ है नील? मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। शनाया फिर मुस्कुराकर बोली, नील अभी अवतार ग्रुप के चेयरमैन के आने का वेट कर रहा है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने वाला है, तुम जाओ यहां से। इससे पहले कि शनाया आगे कुछ कह पाती, अवनी गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल 2-3 लोग ही मौजूद थे जो टेबल